छत्तीसगढ़ में हो रहे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव यहां के राजनीतिक दिग्गजों की साख का लिटमस टेस्ट साबित होने जा रहा है। इस चुनाव में हार या जीत से सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसकी हार अथवा जीत का राजनीतिक संदेश दूर तक असर कर सकता है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों फिलहाल इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए 3 उपचुनाव में भारी अंतर से जीत चुकी है। चित्रकूट, दंतेवाड़ा और मारवाड़ी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस लगातार जीती है। ऐसे में सरकार, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगातार चौथी जीत का दबाव भी है। अगर ऐसा होता है तो 2023 के विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में होगी। सरकार के सामने यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कोई सत्ता विरोधी लहर शुरू हुई भी है या नहीं। यह चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राष्ट्रीय राजनीति में दावेदारी अधिक मजबूत हो सकती है। इधर बताया जा रहा है कि खैरागढ़ उपचुनाव का जिम्मा खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उठाया है। उनके कहने पर ही उनके नजदीकी प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जानकारों का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह है, अभी तक सभी बड़े राजनीतिक फैसले रमन सिंह की मर्जी से ही होते आए हैं। खैरागढ़ रमन सिंह का प्रभाव क्षेत्र है। राजनांदगांव जिले से वे और उनके बेटे अभिषेक सिंह सांसद रह चुके हैं। ऐसे में अगर उपचुनाव में भाजपा की जीत होती है तो रमन सिंह के राजनीतिक भविष्य के लिए ठीक होगा, लेकिन अगर पार्टी चुनाव हार जाती है तो इसका नुकसान संगठन में सक्रिय रमन सिंह के विरोधी गुट को हो सकता है। भाजपा को उम्मीद है कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी असर दिखाएंगे। इनमें से 4 राज्यों में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई है, वहीं कांग्रेस से पंजाब छिन गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग है, यहाँ उन चुनावों का कोई असर नहीं दिखने वाला। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम जारी होंगे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस खैरागढ़ के देवव्रत सिंह ने इस सीट पर भाजपा की कोमल जंघेल को केवल 870 वोटों के अंतर से हराया था। नवंबर 2021 में देवव्रत सिंह का निधन हो गया। इसके बाद से यह सीट खाली है। अभी तक कांग्रेस, भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना पत्ता नहीं खोला। यह अलग है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की चुनाव समिति प्रत्याशियों के नामों की छटनी कर अपनी मर्जी हाईकमान को भेज चुकी है। 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नाम जारी हो जाएंगे। भाजपा सूत्रों का कहना है कि उनकी ओर से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी अन्य पार्टियों को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। इस जीत से पार्टी का मनोबल बहुत बढ़ गया है। पंजाब में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब छत्तीसगढ़ पर है और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने अगले साल आदिवासी बहुल राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहले यह कह चुकी थी कि दूसरे कई राज्यों में वह विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन वह फैसला पंजाब चुनाव के नतीजों पर निर्भर था। अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल सबका सफाया कर दिया है, तो ऐसे में उनके हौसले बुलंद हैं। योजना के तहत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रविवार को छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, ताकि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों को गति दी जा सके। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस का शासन है। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल इकाई के प्रभारी और बुराड़ी से विधायक संजीव झा भी राय के साथ छत्तीसगढ़ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि आपकी यात्रा के दौरान राय आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कार्य योजना तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठक करेंगे और राज्य में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान भी शुरू करेंगे। वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि सोमवार को राय पंजाब में पार्टी की शानदार जीत को रेखांकित करने के लिए रायपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली जाने वाली विजय यात्रा में भाग लेंगे।
और पार्टी को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के एक विकल्प के रूप में पेश करेंगे। यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा, यह यात्रा हमारे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारी कार्य योजना तैयार करने के लिए है। अपनी विजय यात्रा के माध्यम से हम अपनी पार्टी का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक राय ने कहा कि पार्टी ने अगले साल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य के लोग, खासकर युवा और महिलाएं, कांग्रेस सरकार से निराश हैं और बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के रूप में गठन के बाद 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने बदलाव के लिए मतदान किया और कांग्रेस को अपना जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने 3.5 साल के शासन के दौरान राज्य के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस जहां अंतरिम झगड़ों में त्रस्त है, वहीं राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों में बहुत निराशा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी शासन और कांग्रेस दोनों को देखा। अब वे बदलाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों में से 85 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत समेत 15 लोगों के खिलाफ ई टॉयलेट बनाने का टेंडर दिलाने के नाम पर 6 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र के नासिक में इस मामले को लेकर 15 लोगों के खिलाफ इस्तगासे के जरिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला सामने आते ही बीजेपी सीएम अशोक गहलोत पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने गहलोत से जवाब मांगा है। वैभव गहलोत पर आरोप है कि राजस्थान में ई टॉयलेट बनाने का टेंडर दिलाने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है। राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसकी जानकारी आते ही बीजेपी ने तत्काल सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल दिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर सीएम पर हमला बोलते हुए उनसे स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। शेखावत ने कहा कि वैभव गहलोत का नाम ई टॉयलेट टेंडर घोटाले से जुड़ा है। यह एक संगीन मामला है। पुत्र मोह धृतराष्ट्र बना देता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता सच्चाई जानना चाहती है। मुख्यमंत्री को इस मामले में स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल यह मामला सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत पर राजस्थान में ई टॉयलेट टेंडर घोटाले में शामिल होने का आरोप गंभीर है। गहलोत साहब को सफाई देते वक्त ध्यान रखना होगा कि मामला कोर्ट के कहने पे दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देखना होगा कि सीएम साहब बेटे को बचाने के लिए हमेशा की तरह पूरी सरकार लगा देंगे या सच कहेंगे। शेखावत ने कहा कि वैसे मुझे नहीं लगता वे सच बोल पाएंगे। पुत्र मोह धृतराष्ट्र बना देता है। हालांकि केंद्रीय मंत्री के इस ट्वीट पर वैभव गहलोत ने जवाब दिया है। वहीं वैभव गहलोत ने आरोप को गलत बताया है। इससे उनका कोई संबंध नहीं है। उन्हें तो मामले की जानकारी ही अभी मिली है। वैभव गहलोत ने केस दर्ज होने को सियासत से जोड़ते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे ऐसे आरोप लगेंगे। वैभव गहलोत इससे पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिर चुके हैं और उन्हें ईडी की ओर से एक दफा नोटिस भी मिला था। दरअसल परिवादी नासिक निवासी सुशील पाटिल ने एक वीडियो जारी करके बताया कि उसके गुजरात निवासी परिचित कांग्रेस नेता सचिन वालेरा से कुछ समय पूर्व मुलाकात हुई थी। वालेरा ने उसे बताया कि उसके राजस्थान के मुख्यमंत्री से अच्छे ताल्लुकात हैं। उसने परिवादी को एक वीडियो बताया जिसमें सीएम गहलोत उसके घर आए थे। परिवादी का कहना है कि वालेरा ने उसको विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री से उसके व्यक्तिगत और अच्छे संबंध हैं। उसके बाद कोरोना काल में पीपीई किट, सैनिटाइजर और कोरोना अवेयरनेस के ऐड के काम अपनी फर्म के जरिए करने का बताते हुए परिवादी से राजस्थान में सरकारी काम लेने के लिए करोड़ों निवेश रुपए करवाए थे, लेकिन वापस नहीं दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।
महाराष्ट्र में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के दावों पर यकीन करें तो आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। राव साहेब दानवे के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। दानवे ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। दानवे के मुताबिक ठाकरे सरकार के ये 25 विधायक महाराष्ट्र के विधानसभा अधिवेशन का बहिष्कार करने वाले थे, लेकिन किसी तरह से तब बात आई गई हो गई। अब भी ये बीजेपी के संपर्क में है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव और करीब आएगा तो ये सब के सब एक एक कर बाहर आएंगे और बीजेपी ज्वाइन करेंगे। राज साहेब दानवे का कल होली के दिन हैप्पी बर्थडे था। इसी मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह बयान दिया। दानवे का यह बयान इसीलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि ठाकरे सरकार महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को करवाने के लिए हाथ पैर मार रही है। फिलहाल राज्यपाल ने इस चुनाव के लिए मंजूरी नहीं दी है। सरकार इस चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान के पक्ष में है। इस बाबत विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हालांकि ठाकरे सरकार यह दावा करती है कि उनके पास 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। राव साहब दानवे के बयान का जवाब आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिया है। होली के दिन राव साहब दानवे के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि वो 25 असंतुष्ट विधायक कौन है जिनके बारे में राव साहब दानवे बात कर रहे हैं। लेकिन राव साहब दानवे के इस बयान को शिवसेना सांसद संजय राउत ने आधारहीन और तथ्यहीन बताया है। संजय राउत ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा, कहते हैं होली में भांग पिया जाता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है राव साहब दानवे भांग नहीं पीते। ऐसा उन्होंने क्यों बोला यह उन्हीं को पता होगा। मैं तो यह सोच रहा हूं कि उन्होंने 25 के बदले 75 क्यों नहीं बोला। अगर भांग लिया होगा तो रात में नशा उतर गया होगा। आज क्या बोलते हैं यह देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राव साहब दानवे के वक्तव्य को सही ठहराया। उन्होंने आज पत्रकारों से कहा कि एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा फंड देने में आनाकानी करने से शिवसेना के कई विधायकों ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा था। विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह साबित किया था कि अजित पवार ने 57% फंड एनसीपी को दिया। इसके बाद शिवसेना को और सबसे कम फंड कांग्रेस को दिया। ऐसे में एनसीपी को छोड़कर अन्य पार्टी के विधायक असंतुष्ट है। बता दें कि अजित पवार राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस शपथ ग्रहण समारोह को मेगा शो बनाने की योजना बना रही है। इस समारोह में जहां भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शामिल होंगे, वहीं सहयोगी और विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता भेजा जा रहा है। ऐसी चर्चा है कि इस समारोह में कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने सोनिया, राहुल और प्रियंका को कहा है कि वो शपथ समारोह में न जाएं। अलवी ने कहा कि अगर सोनिया गांधी योगी के शपथ समारोह में जाती हैं, तो इससे अल्पसंख्यकों में गलत मैसेज जाएगा। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 255 सीटों पर जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पिछले 37 साल के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करके फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन दिनों नई सरकार के शपथ समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योगी और उनकी टीम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में संभवतः 25 मार्च को शपथ लेगी, लेकिन औपचारिक रूप से तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत लगभग 200 वीवीआईपी के शामिल होने की संभावना है। समाचार एजेंसी
ANI के सूत्रों के हवाले से बताया है कि शपथ समारोह के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी न्योता भेजा जाएगा। सोनिया गांधी को योगी के शपथ समारोह के न्योते पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व को इस समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए। न सिर्फ सोनिया बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। ANI से बातचीत में अल्वी ने अपनी बात करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के आला नेता ऐसा करते हैं तो इससे अल्पसंख्यक समुदाय में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अल्वी ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया है। उन्होंने चुनाव को 80 बनाम 20 का मुद्दा बना दिया था। वह हमेशा बुलडोजर चलाने की बात करते रहे हैं। ऐसे में किसी भी ऐसे नेता को जो भारत की परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति में यकीन रखता हो, योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में नहीं जाना चाहिए। बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। उससे महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2017 का चुनाव कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन तब भी उनके खाते में 7 सीटें ही आई थी। इस बार प्रियंका गांधी ने खुद उत्तर प्रदेश में मैदान में उतरकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।